कल के विलन आज के हीरो बन गए। फौज के सरबराह इस किस्म की बात करते हैं। अव्वल तो ये है कि उनका ये काम नहीं है कि वो गवर्नेंस के मामलात पे राय-ज़नी करें। वाक़ई उन्हें परेशानी है कि मुल्क में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो वो ज़रा देख लें कि पंजाब में जिस नौइयत की गवर्नेंस चल रही है या सिंध में, ट्विटर पे वो चल रही थी बात कि उन्होंने गोद में बच्चे को उठाया हुआ है। पहले उन्होंने अपनी वो मिनरल वाटर की बॉटल खोली। जो भी जज रिटायर हो उसको 3 कम से कम 3 गनमैन दिए जाएँ। अब इनको मैं क्या कहूँ कि शर्म नहीं आनी चाहिए कि चुनाव एक ऐसी आबादी भी बन रही है डीएचए में कहीं पे कि जो कि सिर्फ मखसूस होगी 3 स्टार और 2 स्टार जनरल्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के मेरे गेस्ट हैं इम्तियाज़ गुल साहब, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट हैं। इम्तियाज़ गुल साहब की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अहम शख्सियात मेरे साथ होती हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जान सकें और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो भी आप फौरी तौर पर देख सकें। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे वक्त दिया है। थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। रिसेंटली डेवलपमेंट जो हुई है, आर्मी चीफ का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने जो सैलाब ज़दा इलाके थे उनका दौरा भी किया है और उन्होंने कहा है कि रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा तर्ज हुक्मरानी अहम है, ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। अच्छा तर्ज हुक्मरानी, एक तो जाहिर है कि इस हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहा है। आर्मी चीफ इस हुकूमत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अच्छा तर्ज हुक्मरानी ये नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो अ, मौजूदा हुकूमत पे ये सवाल उठा रहे हैं या पाकिस्तान के निज़ाम पे ये सवाल उठा रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान का निज़ाम इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा हाइब्रिड है, इससे पहले भी वो हाइब्रिड रहा है और उसकी बुनियादी वजह है सियासी समझौते। यानी ऐसे समझौते जिसमें कल के विलन आज के हीरो बन गए और कल के जो आज के जो हीरो होते हैं वो कल विलन भी बन सकते हैं। तो वो हम देख रहे हैं वो म्यूज़िकल चेयर्स खेली जा रही हैं और फ़ौज के सरबराह का कहना ये कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, बड़ी अच्छी बात है। उनसे इससे उनकी तशवीश ज़ाहिर होती है पाकिस्तान के जो हुकूमती मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं और बिलाशुबा गवर्नेंस जब तक ठीक ना हो, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन मैं पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ और आपके चैनल के ज़रिए कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि जब फ़ौज के सरबराह इस किस्म की बात करते हैं, अव्वल तो ये है कि उनका ये काम नहीं है कि वो गवर्नेंस के मामलात पे राय-ज़नी करें। दूसरी बात, अगर वाक़ई वो इतने वाक़ई वो इतने सिंसियर हैं, वाक़ई उन्हें परेशानी है कि मुल्क में गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो मैं फिर ये भी कहूँगा कि वो ज़रा देख लें कि पंजाब में जिस नौइयत की गवर्नेंस चल रही है या सिंध में जो गवर्नेंस हुकूमतकारी हो रही है, जिस अंदाज़ से कौमी पैसा खाया जाता है मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए, एक वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान होता है जिसके तहत सूबों को अ, वफ़ाक से सालाना कुछ रकूम मिलती हैं एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत कुछ 57-58% के करीब पैसे जो हैं वो सूबों को चले जाते हैं, बल्कि कुल 61% पैसे चले जाते हैं। उन पैसों का हिसाब-किताब कोई नहीं है। मैं अभी देख रहा था, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हमारे ही पेशे से ताल्लुक़ है, उन्होंने ट्वीट भी किया था आसिम मुनीर साहब के हवाले से, फ़ौज के सरबराह के हवाले से कि वो चाहते हैं कि मुल्क में गवर्नेंस ठीक हो। वो बड़े परेशान हैं और चाहते हैं उन्हें मालूम है कि क्या-क्या मसाइल हैं। तो बात ये है कि ये गवर्नेंस के मसाइल पे हम बहुत अरसे से लेक्चर्स, चाहे वो सिविलियन हमारे लीडर्स हैं, चाहे मिलिट्री लीडर हैं, सुन रहे हैं। जनरल बाजवा फ़ौज के साबिक सरबराह 6 साल तक रहे। उन्होंने क़यादत की सिपहसालार आला के तौर पे। वो जितने भी सहाफ़ियों से मिलते थे, हमारी भी 2-4 उनसे मुलाकातें हुई। उसमें वो उसमें भी वो गवर्नेंस का रोते थे कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और हमने फ़ैसला किया हुआ है कि हम मुल्क को ठीक करके रहेंगे। वो करप्शन से भी बड़े नालां थे और उन्होंने हमें एक मीटिंग में ये भी कहा कि हमने नवाज़ शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये बता दिया था कि करप्शन पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे और ये कि हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को एक बड़ी अच्छी टीम दी हुई है। ये उस वक़्त बात थी जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे।
تو انہوں نے کہا تھا کہ نو ٹو کرپشن، نو ٹو مس گورننس، اور یہ کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ذریعے ہم معاملات ٹھیک کریں گے۔ لیکن وہی جنرل باجوہ تھے جن کی کوئی 2 یا 3 بڑی ملاقاتیں ہوئیں ملک بھر کی اقتصادی برادری کے ساتھ، جو بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں۔ وہ ملاقاتیں اس لیے ہوئی تھیں کہ ایک اس میں نقطہ یہ بھی تھا کہ اسلام آباد میں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اصلاحات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں جب شبر زیدی صاحب شروع میں تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ چاہے بحریہ ٹاؤن ہے، چاہے ڈی ایچ اے ہے، کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے جائیں۔ لیکن شبر زیدی صاحب اپنے انٹرویوز میں بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ دیکھیں جی، ہمارے افسر ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو 1 2 3 پلاٹ ہوتے ہیں تو اسی میں وہ کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ادھر آپ ٹیکسوں کا نام نہ لیں۔ یہ یعنی فوج کے سربراہ سابقہ جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے رہے، وہ کرتے کرتے آج دیکھیں ہم پاکستان کہاں پہ پہنچا ہے۔ تو بات یہ کہ جب وہ شخص جو کہ جی ایچ کیو کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا تھا اور جس کو ماضی میں کہا گیا 10 سال جیل میں بھی رکھا گیا کہ وہ مسٹر 10% ہے، وہ آج پاکستان کا صدر ہے۔ جس شخص کے خلاف ٹیٹیاں وصول کرنے کا الزام تھا کہ 40 ارب کے قریب روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے ٹی ٹی کے ذریعے، وہ ہمارا وزیر اعظم بن گیا ہے۔ اور کن کی مدد سے بنا ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کس نے انجینئر کیا تھا؟ تو یہ تو میرا خیال ہے اب سب کو معلوم ہے، ہمیں باتیں بعض دہرانی پڑتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ گورننس اس وقت بہتر ہوگی جب فیصلے ذاتی اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو کے ملک کے طویل تر عوام کے طویل المیعاد مفاد میں کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو گڈ گورننس ہے وہ صرف 3 سال یا 4 سال کے ایک ٹینیور کے ساتھ وابستہ ہو، اس دوران اچھی ہونی چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے جنرل راحیل شریف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ کس طرح ان کی بھی شدید خواہش تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے۔ لیکن وہ شاید نواز شریف کی خوش قسمتی تھی، اس وقت شاید پاکستان کی بھی خوش قسمتی تھی کہ سعودی عرب نے وہ کثیر القومی فوج بنانے کا اعلان کیا اور اس میں اس کا سربراہ جنرل راحیل شریف کو بنا دیا گیا، تو اس طرح انہیں پھر چلتا کیا گیا پاکستان سے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں اچھا، اس کے لیے آپ نے بڑی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کر لی ہے تو میں ذرا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر اس کے اوپر بھی کومنٹ کر دیں، کیونکہ ابھی بھی آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی ایک آرمی چیف کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں یا فیلڈ مارشل بن جائیں۔ اب تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل بن چکے ہیں مارکہ حق کے بعد سے، اور اب ایکسٹینشن کے اوپر بات آ رہی ہے۔ اب تو ابھی تک ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، سپٹمبر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ شاید یہ پھر 2000 یہ دیکھیں کہ 30 یا 32 تک بھی آرمی چیف رہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ملک کی گورننس ٹھیک ہو سکتی ہے کہ آرمی چیف کو اگر ایکسٹینشن اتنی پرلونگ دے دی جائے تو؟ دیکھیے، یہ تو ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ آیا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال آرمی چیف کے طور پہ وہ بطور وزیر اعظم، بطور وزیر خزانہ، بطور وزیر خارجہ بھی فرائض انجام دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر دوسرے ممالک بھی یہی ماڈل اختیار کر لیں۔ پھر تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں نہ پارلیمان کی ضرورت ہے، نہ پھر ہمیں عدلیہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس میں بہت اچھے کام کیے ہیں، فوج نے بڑی اچھی پرفارمنس ہے، جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفات آتی ہیں، اس میں فوجی بڑھ بڑھ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، بہت بے شمار جانیں انہوں نے گنوائی ہیں ہمارے جوانوں نے، اور اس میں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فوج کا کام براہ راست گورننس ہے؟ کیا فوج کا کام کل کے ہیرو کو آج کا ولن بنانا ہے اور کل کے ولن کو آج کا
फिर मुस्तकबिल का विलन बनाना है। तो ये जो विलन हीरो बनाने वाली, मुझे बाज़ औक़ात याद आता है, आपने भी देखा होगा, बच्चे हमारे देखते थे, हम खुद भी बड़े शौक से देखते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, उसके मैचेस। तो उसमें हमने देखा कि किस तरह जिस अंदाज से वो कुश्तियाँ होती हैं, तो कई उसमें पहलवान ऐसे आते हैं कि जो जिनके साथ मनफी तासुर एसोसिएटेड होता है। तो वो लड़ते-लड़ते मारें भी खाते हैं, मैच हारते भी हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर उनका एक करियर बनता है और वो हीरो बन जाते हैं। चाहे वो ब्रॉक लेसनर था, चाहे वो स्टीव कोल ऑस्टिन था, चाहे काफ़ी बिग बिग शो था, कुछ और भी बड़े नाम हैं मेरे ज़हन से एकदम निकल गए। तो वो थे कि माज़ी में उनका मनफ़ी किरदार था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो वर्ल्ड रेसलर बन गए और उनको फिर बड़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश किया जाता था। तो जहाँ पे ये पिक एंड चूज़ होता है, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अ, अगर डिफ़ाइन करें कि कौन अच्छी गवर्नेंस कर रहा है, कौन बुरी कर रहा है, बगैर उनका परफ़ॉर्मेंस ऑडिट किए हुए, यानी कारकर्दगी का जायज़ा ले ऑन ग्राउंड। वो मैं देख रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा, एक 2 साल का बच्चा, मैं हैरान रह गया कि जिन लोगों ने उनको ये मशवरा दिया कितने बेवकूफ़ हैं, उनके दिमाग नहीं है। ट्विटर पे वो चल रही थी बात कि उन्होंने गोद में बच्चे को उठाया हुआ है, पहले उन्होंने अपनी वो मिनरल वाटर की बॉटल खोली, उसमें से उस बच्चे को पानी पिलाया, वो शायद मुश्किल से 2 साल का होगा, उसके तो अभी दाँत भी पूरे नहीं आए होंगे। पानी पिला के उसके बाद कोई इतना मोटा एक सेब था, पीछे से उनकी एक असिस्टेंट ने उनको पकड़ाया कि ये सेब खा लो। यानी इन लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि वो लोग सैलाब ज़दा हैं, इंतहाई कम खुराकी का शिकार हैं और वो बच्चा आधा बिल्कुल लाग़र सा बच्चा है, उसको वो सेब दिखा रही हैं कि खाना है, वो शायद समझा होगा कि ये बॉल है, मुझे बॉल दिखाने की कोशिश करी, वो भूख से अंदर वो मर रहे हैं, सैलाब ज़दा हैं, भूख ज़दा हैं और उनको ये सेब खिला रही हैं। बुरी गवर्नेंस जो है वो ये होती है जहाँ पे ऊपर से लोग पैदल हों, सिर्फ़ अपने टिकटॉक के अंदाज़ में अपनी मशहूरी के लिए इस किस्म के स्टंट्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता उसकी जगह कोई उसको एक चॉकलेट वो खिला देती, चॉकलेट शायद वो बच्चा खा लेता, तो उसको समझ ही नहीं आई कि उसको ऑफ़र क्या क्या किया जा रहा है। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ बतौर पाकिस्तानी के, और फिर जब मैंने वो कामरान खान साहब का एक तवील ट्वीट पढ़ा, तो उसमें भी उन्होंने फ़ौज के सरबराह का ज़िक्र किया था कि वो कितने दर्द रखते हैं पाकिस्तान में गवर्नेंस का। उन्होंने कहा है कि अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे टैक्स इवेज़न नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं खा पाएगा। तो वो मुझे फिर ये भी याद आया कि उनकी नज़र फिर यहाँ भी जानी चाहिए, उनकी नज़र सिंध में भी जानी चाहिए, जहाँ नई सड़कें बनती हैं अच्छा, और लेकिन उनकी बारिश नज़र आती है, फिर टूट जाती हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, उनकी नज़र फिर यहाँ पर भी आनी चाहिए कि इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी रिसेंटली एक जजेस साहबान की जानिब से एक रिक्वेस्ट पुट हुई है और उन्होंने वो इसलिए की है कि उनके पास ऑलरेडी एक गनमैन है, जबकि उन्होंने कहा है कि हमें जो 3 गनमैन चाहिए और ये 3 गनमैन जो है अगर 8 घंटे के हिसाब से हैं तो ये 9 गनमैन बनते हैं उनको, कि ये उनको प्रोवाइड किए जाएँ। इसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि हम गरीब रियासत हैं और ये अशराफिया के हम नाज़ नखरे नहीं उठा सकते। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने रोना-रोया अपना, उन्होंने कहा है कि देखें जी, हमारी सिक्योरिटी तो ज़ीरो है और जजेस तो अगर टैंक भी माँगेंगे तो वो एक नहीं, एक से ज़्यादा माँगेंगे। सवाल ये है कि ये टैंक माँगे या सिक्योरिटी गार्ड माँगे, लेकिन असल मसला ये है कि क्या इंसाफ मिल रहा है अदालतों से? ये भी एक बुनियादी ज़ाहिर है कि ये राइट है। नहीं, देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि अ, किसी रिटायर्ड जज को, और वो फ़ौत हो जाए तो उसकी बेवा को कम से कम 3 पुलिस गार्ड्स दिए जाएँ। ये जनाब रजिस्ट्रार साहब की तरफ से ये 4-5 दिन पहले ख़त गया है, 5 सितंबर को मेरा ख़्याल है। तो उसमें मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक़्त कर्ज़ों के पैसों पे चल रहा है। यानी पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा बजट जो है वो सारे कर्ज़े के पैसे हैं। और पिछले 1 साल में जितने कर्ज़े लिए गए हैं, 1 साल 12 महीने के अंदर-अंदर, उतने कर्ज़े गुज़िश्ता 6-7 बरसों में नहीं लिए गए। मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उस मुल्क के की का चीफ़ जस्टिस जो है वो कहता है कि जो भी जज रिटायर हो उसको 3 कम से कम 3 गनमैन दिए जाएँ। अब इनको मैं क्या कहूँ कि शर्म नहीं आनी चाहिए कि
लाखों में 20-20, 25-25 लाख इनकी तनख्वाह और इनकी पेंशन भी इतनी होगी। फिर ये कहते हैं कि लाइफ टाइम इनको गार्ड दे दें, लाइफ टाइम ड्राइवर दे दें, लाइफ टाइम इनको गाड़ी मिल जाए। तो ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ साहब बातें कर रहे हैं, इन्हें जिहाद का आगाज़ अपने घरों से करना चाहिए। ये जब गाड़ियों में फिर घूमते हैं, इनको फिर सिक्योरिटी साथ नहीं रखनी चाहिए। चाहे ये जब क्योंकि वज़ीर के साथ भी 1-2 सिक्योरिटी गाड़ियाँ ज़रूर होती हैं। इन्हें वो जिहाद अपने घर से शुरू बत्ती करवाना वाली चाहिए। गाड़ी तो वो कुछ चाहिए ऐसा ना ही मैं हर वज़ीर को। एक और कहीं मीटिंग में बैठा था तो वज़ीर इस बात पे खुश थे कि जी काबीना ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी दे दी है। मैं हैरान था कि ये कैसे अवामी नुमाइंदे हैं कि जो सुबह दोपहर शाम दिन रात अवाम में उठते बैठते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं और ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पे इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए। तो मैं मुझे समझ नहीं आती कि ये सिर्फ ये लेक्चर जो हैं, लेक्चर तो चाहे जिस तरफ से भी आ रहे हों, वो कराची से हों, लाहौर से हों, पिंडी से हों, इस्लामाबाद से हों, ये कौम ये लेक्चर सुन-सुन के तंग आ गई, उसका अमली मुज़ाहरा हमें देखना होगा। अमली मुज़ाहरा जब तक नहीं होगा, उस वक़्त तक कोई इनकी बातों पे ये सारे बस खोखले दावे होंगे, नारे होंगे। मेरा ख़्याल है कि इस पे ना तो कोई यकीन करने वाला है और ना ही इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान की हुकूमतकारी बेहतर होगी। यानी हमने सुना है कि ऐसी आबादी भी बन रही है डीएचए में कहीं पे कि जो कि सिर्फ़ मख़सूस होगी 3 स्टार और 2 स्टार जनरल्स के लिए। यानी उसमें अवाम अवाम जो है वो ब्रिगेडियर उनसे नीचे के लेवल के वो उस इलाके में नहीं जा सकेंगे। ये हमने सुना है इधर पिंडी इस्लामाबाद के करीब ही डीएचए में कुछ इस किस्म का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ये जब आप एक एक्सक्लूसिव इलाके बना लेते हैं अपने लिए तो उससे मुराद क्या है? मुराद ये है कि आप अवाम से दूर रहना चाहते हैं और जब अवाम से दूर रहते हैं तो फिर आपको एक्चुअली एहसास नहीं होता और वही काम करते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने किया कि बगैर दांतों के 2 साल के बच्चे को वो इतना बड़ा सेब दिखा रही है कि खाना है तुमने। राइट। आप इम्तियाज साहब कैसे देखते हैं कि इस वक्त नेपाल में बड़ा अवामी इनकलाब आया है, अवाम निकले हैं बाहर, तो पाकिस्तान में भी हालांकि वो वहां पे जो पुरतशद्दुद किस्म के वाकयात हुए वो एक जाहिर है कि उसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अलबत्ता पाकिस्तान में सूरत हाल दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। तो क्या हम पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल देखते हैं कि पाकिस्तान में भी अवाम इस तरह से रद्द-ए-अमल जाहिर करेगी? ये मैं आपको वार्न कर दूं कि आप कहीं अज़मा बुखारी या मरियम औरंगज़ेब के सामने ये बात ना कर दीजिएगा कि पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। वरना वो आप पे कोई जुर्माना लगा देंगी। इसलिए कि उनकी राजधानी बड़ी सजी हुई है। अब देखें ना यहाँ पंजाब में जब सैलाब दाखिल हो रहा था तो ये टोक्यो पहुँची हुई थी। जब जनूबी पंजाब में सैलाब पहुँचा तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म चीन पहुँचे हुए थे। सिंध में सैलाब दाखिल हो रहा है तो सिंध से जो हमारा सदर है, वो अभी चीन पहुँच गया है। कल ही वो चेंगडू पहुँचे हैं और 2010 में जब सैलाब आ रहा था, ये उस वक़्त भी सदर थे, तो ये पेरिस में उस वक़्त अपना महल देखने चले गए थे। वहाँ पेरिस का दौरा कर रहे थे शायद 2010 में ये कोई 10-15 जुलाई के दरमियान का वाक़या है और उस वक़्त सैलाबों ने अभी शदीद सूरत इख्तियार कर ली थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो काफ़ी सैलाब तबाही हो गई थी। तो ये हमारी गुड गवर्नेंस की चंद मिसालें हैं और बल्कि मैंने सुना है कि शहबाज शरीफ साहब अ, कतर के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए पूरे एक तैयारा भर के दोहा पहुँच गए थे। मुझे समझ नहीं आती कि भई आपका ऐसी क्या स्टेक है? ये कोई मोहल्ला तो नहीं है कि आपने इस्लामाबाद से पिंडी जाना है या आपने गुलबर्ग से मॉडल टाउन जाना है और आप पूरी एक जंज के साथ चल पड़ते हैं इज़हार यकजहती के लिए। वो लोग, वो मुल्क जहाँ पे इज़राइली एजेंट भी मौजूद हैं, इज़राइल का सफ़ारतख़ाना भी मौजूद है, वहाँ पे उसके आस-पास बहरीन और कतर में अमरीकी अफ़वाज के बहरी बेड़े भी मौजूद हैं। वहाँ पे हमला हो गया अमरीका की बाकायदा रज़ामंदी के साथ, तो उसमें हम उसके साथ क्या ताज़ियत करने गए हैं हम, क्या आपके लोग मारे गए हैं? हालाँकि कतर का उसमें कोई नहीं मारा गया। ये तो हमास के खिलाफ
हमला था हमास के लीडरों के खिलाफ। तो मुझे नहीं मालूम कि आप कौन है जी हम खामखा कि ये क्यों। तो ये जो गवर्नेंस की बात है ना, ये खुदा के लिए मेरी अपील है तमाम लीडरों से कि हमें गवर्नेंस की बातें, ये लेक्चर उस वक्त तक ना दें जब तक उसका इतलाक आप अपने ऊपर ना कर लें। मैं देख रहा था घंटों, आधा घंटा, पौना घंटा घंटा रोड बंद होते हैं जब ये हमारे वीआईपी गुजर रहे होते हैं, जब बड़े लोग गुजर रहे होते हैं जो हमें गवर्नेंस के लेक्चर्स दे रहे हैं। और वो हज़ार लोग, आपको भी मालूम है लाहौर में, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में, चूँकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी इकट्ठे हैं, तो हज़ार लोग एक आधे-आधे, पौने-पौने घंटे में सख्त गर्मी में ज़लील हो रहे होते हैं, क्योंकि वो रूट लगा होता है, वहाँ से किसी वीआईपी ने गुज़रना है। गवर्नेंस जो है वो ये होती है कि आप आवाम को तकलीफ पहुंचने में। लेकिन मैं बात इस पे ये ख़त्म करूँगा कि हमारा निज़ाम जो है ना, आवाम की फलाह व बहबूद पे मरकूज़ नहीं है, बल्कि ये हमारा निज़ाम हमारी जो जिसको हम अशराफिया कहते हैं, बड़े लोग जो हैं, उनकी खिदमत के लिए है। उनके फ़ायदे के लिए ये टेलर किया गया हुआ है, ये निज़ाम। और लिहाज़ा खुदा के लिए ये बेहतर गवर्नेंस और एंटी करप्शन के जो नारे हैं, ये लेक्चरबाज़ी है, ये छोड़ दें। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे ज्वाइन किया। आज के व्लॉग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।